हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बिहार ऑल एग्जामिनेशन पीवाईक्यू का साइंस के क्वेश्चन को देख रहे हैं। साइंस में हम फिजिक्स को कंटिन्यू किए हैं। फिजिक्स का ये पार्ट नंबर 2 है। इससे पहले पार्ट नंबर 1 था, उसमें मैंने जो 30 क्वेश्चंस है उनको काफी डिटेल से डिस्कस किया था। जो प्रारंभ के लगभग 100 क्वेश्चन के आसपास जो रहेंगे ना, 75 के आसपास, वो यूनिट एंड मेजरमेंट से ही होगा, तो वो आसान सा क्वेश्चन होगा। लेकिन चीजों को एक्सप्लेन करना होता है तो काफी डिटेल से हम एक्सप्लेन करते हैं। तो यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 को भी देख लीजिएगा। ये प्लेलिस्ट है बिहार ऑल एग्जामिनेशन पीवाईक्यू, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पे वो सारे वीडियोस आपको एडेड मिल जाएंगे। बिहार में जितने भी एग्जामिनेशन हुए हैं उनके वीडियोस आपको यहाँ पे मिलेंगे। पीडीएफ जो मैं करवा रहा हूँ, ये पीडीएफ आपको चाहिए तो ये पीडीएफ आप बाई कर सकते हो। डिटेल्स आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करो या फिर टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर लो। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो और स्टडी विद सौरभ ऑफिशियल, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पीडीएफ कुछ इस तरीके का होता है, तो आप इसको देख सकते हो। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की। पहला जो सवाल है वो 31वां नंबर का पूछा जा रहा है कि कौन सा जो क्वांटिटी है जो कि अदिश है, वेक्टर स्केलर है। ठीक है, कौन सा जो है वो स्केलर है। तो स्केलर जो क्वांटिटी होती है जिसके पास जो है वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों नहीं होता है। कोई एक जो होता है तो इसके पास केवल और केवल जो है वो मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन अदिश राशि के पास नहीं होता है। तो पावर का केवल और केवल जो है वो मैग्नीट्यूड होगा कि आप कितना पावर यूज कर रहे हो, किस डायरेक्शन में पावर यूज कर रहे हो ये मैटर नहीं करता है। ठीक है, किस डायरेक्शन में यूज करते हो ये मैटर नहीं करता है। जब आप पावर का फॉर्मूला लिखोगे तो क्या लिखोगे? पावर का आप फॉर्मूला लिखोगे कि पावर क्या है, तो पावर है कि कोई आप काम करते हो तो उस काम करने का आपका दर जो है वो क्या होता है, रेट जो है वो क्या होता है। तो वर्क बाई टाइम। तो यूनिट टाइम में आप कितना ज्यादा काम करते हो वही आपका जो है वो पावर कहलाता है। ध्यान आपको रखना होगा। बाकी वेलोसिटी हो गया, फोर्स हो गया, मोमेंटम हो गया, ये सारा जो है वो स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी होता है। पावर जो है उसका एसआई यूनिट की बात करें तो पावर का एसआई यूनिट जो होता है वो वॉट होता है। एसआई यूनिट जो होता है वो कितना होता है, तो वो वॉट होता है। ध्यान आपको रखना होगा। और हाउस पावर आपको पता होगा, 746 वॉट को एच 1 HP जो है वो कहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी स्केलर वेक्टर क्या होता है हमने काफी डिटेल से डिस्कस किया है। फिर से पूछ रहा है कि वेक्टर कौन सा नहीं है। वेक्टर कौन सा नहीं है, तो वेक्टर की बात हो रही है तो फिर से वही ढूंढना है कि कौन सा स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी जो है वो वॉल्यूम हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम के पास जो है वो डायरेक्शन थोड़ी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ आप जाओगे। वॉल्यूम जो होता है वो एक 3D स्ट्रक्चर होता है, ये आपको पता ही है। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया और फोर्स हो गया, ये वो सब क्या है, तो वो तीनों के तीनों जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। बाकी वॉल्यूम का जो एसआई मीटर यूनिट होता है वो मीटर क्यूब होता है। मीटर क्यूब होता है और वॉल्यूम को हम लीटर में मापते हैं। ठीक है, वॉल्यूम को हम लीटर में मापते हैं, तो ये ध्यान आपको रखना होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। फिर से पूछ रहा है कि कौन सा जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी सदिश राशि कौन सा है, तो उसके पास जो है वो क्या है, डायरेक्शन भी है और उसके पास मैग्नीट्यूड भी है, दोनों होगा तो वो ऑप्शन नंबर बी वेट हो जाएगा। बाकी टाइम, डिस्टेंस, एनर्जी, इन सब के पास डायरेक्शन जो है वो नहीं होता है। ठीक है, इनके पास डायरेक्शन जो है वो नहीं होता है। तो समय भी जो है वो समय तो सीधी सी बात है कि कोई भौतिक राशि है ही नहीं, तो इसीलिए ये अदिश राशि हो जाएगा। डिस्टेंस है वो अदिश राशि है, एनर्जी है वो भी एक अदिश राशि है, तो ध्यान आपको रखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि लाइट ईयर जो है वो किससे रिलेट है। उससे पहले ये वाला क्वेश्चन है, लाइट ईयर जो है वो यूनिट किसका है, 34 नंबर का सवाल। तो लाइट ईयर जो है वो यूनिट होता है, ईयर है तो टाइम का नहीं होता है। ये जो है वो डिस्टेंस का होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ये डिस्टेंस का होता है, हमने इस बारे में ऑलरेडी आपको बताया है। डिस्टेंस का ये होता है, प्रकाश की जो गति होती है वो लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड जो है वो होती है। और जब प्रकाश जो है वो पूरा 1 साल यात्रा करता है, 1 साल जब चलता है, तो वो लगभग देखो, प्रकाश की जो गति होती है, लाइट की जो स्पीड होती है, लाइट की जो स्पीड होती है वो क्या होती है, तो लाइट की स्पीड होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जो है वो चलता है। अब यही स्पीड से जब वो 1 ईयर तक चल जाए, 1 साल तक जब इस स्पीड से चल के पूरा करता है, तो 1 साल में वो लगभग क्या होता है, तो लगभग 1 साल में वो 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर जो है वो दूरी तय कर लेता है।
ट्रिलियन किलोमीटर जो है वो दूरी तय करता है, और इसी दूरी को जो है वो 1 लाइट ईयर जो है वो कहा जाता है। इसी दूरी को 1 लाइट ईयर कहा जाता है, और इसका उपयोग जो है वो स्टार हो गया, आकाशगंगा हो गया, इन सब के बीच की दूरी मापने के लिए किया जाता है। तो ध्यान आपको रखना होगा, इंपॉर्टेंट है। 1 लाइट ईयर में कितना जो है वो मीटर हो जाएगा? अब इसी को 9.46 ट्रिलियन को कन्वर्ट करेंगे, तो ये आएगा 9.46 इंटू 10 to the power 15 मीटर। 946 इंटू 10 to the power 15। और पार्सेक सबसे बड़ा होता है, एक पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होता है वो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को कहा जाता है। तो ध्यान आपको रखना है। प्रकाश वर्ष का संबंध जो है वो किससे है? लाइट ईयर का संबंध जो है वो डिस्टेंस से है। अभी हमने इसको डिस्कस किया, लाइट ईयर का संबंध जो है वो डिस्टेंस से होता है। ठीक है। और हम बात करें कि हमारा जो सबसे नजदीक का तारा है वो कौन सा है, तो प्रोक्सिमा सेंचुरी होती है, जो कि पृथ्वी से लगभग 4.24 प्रकाश वर्ष दूर है। सबसे नजदीक जो है वो कौन सा हमारा तारा है? सबसे नजदीक का तारा जो है वो हमारे आकाश गंगा का सबसे नजदीक का तारा, आपको पता भी होगा, प्रोक्सिमा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। और है कितना दूर, ये अब ज्यादा पूछा जाता है। तो ये अर्थ से लगभग 4.24 लाइट ईयर की दूरी पर है। ठीक है, इतना लाइट ईयर की दूरी पर है। तो ये ध्यान आपको रखना है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 लाख किलोमीटर पर जो है वो सेकंड होता है। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है वो मूल राशि है? फंडामेंटल जो यूनिट होता है, फिजिकल क्वांटिटी जो होता है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो होता है, वो कितने होते हैं? वो 7 होते हैं। जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं वो 7 होते हैं। देखो, क्वांटिटीज जो है वो दो प्रकार की होती है, एक फंडामेंटल होती है, एक ड्राइव्ड होती है। फंडामेंटल मतलब उसको एक्सप्लेन करने के लिए कोई भी एक्स्ट्रा क्वांटिटीज है उनकी जरूरत नहीं पड़ती है। और वहीं डिराइव्ड जो क्वांटिटी होती है वो फंडामेंटल क्वांटिटीज से ही बनती है। ठीक है, डिराइव्ड क्वांटिटीज जो होती है वो फंडामेंटल से ही बनती है। तो एसआई जो यूनिट होता है, एसआई यूनिट में 7 जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है, जिनमें लेंथ जो हो गया, पहला जो है वो लेंथ हो गया, लेंथ को हम मीटर में मापते हैं। दूसरा जो हो गया वो मास हो गया, मास जो होता है उसको हम केजी में मापते हैं। उसके बाद तीसरा जो हो गया वो टाइम हो गया, टाइम को हम जो है वो सेकंड में मापते हैं। चौथा जो हो गया वो टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर को जो है वो हम केल्विन में मापते हैं। पांचवा जो हो गया वो इलेक्ट्रिक करंट होता है, इलेक्ट्रिक करंट को हम एम्पियर में मापते हैं। छठा जो हो गया वो ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो गया, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम कैंडला में मापते हैं। और सातवां जो हो गया वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है, जिसको हम मोल में मापते हैं। तो यही 7 जो है वो फंडामेंटल यूनिट जो है वो होती है। बाकी जो है वो सब डिराइव्ड यूनिट होता है। तो जैसे फोर्स है, फोर्स क्या है? फोर्स को हमने तो डिराइव्ड किया है ना। फोर्स क्या है? फोर्स का यदि आप डेफिनेशन देखोगे तो क्या होगा, बहुत आसान सी चीजें हैं। फोर्स जो है वो क्या है? तो फोर्स जो है यह द्रव्यमान, लंबाई और समय पर निर्भर करता है हमेशा। क्योंकि आप फॉर्मूला लिख के देखो कि फोर्स जो है वो F बराबर ma है, तो ये मास पे भी डिपेंड कर रहा है और एक्सेलरेशन पे भी डिपेंड कर रहा है। तो इसका जो यूनिट हम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? केजी डॉट पर मीटर स्क्वायर, केजी पर मीटर स्क्वायर ऐसे होता है। इसी तरह से वेलोसिटी होता है, इसी तरह से जो है वो वर्क होता है। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो हमारा आंसर बनेगा। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, इसको एम्पियर में मापते हैं। बाकी और कुछ ऐसा पूछा नहीं जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। तापक्रम की एसआई इकाई जो है वो क्या है? टेम्परेचर का एसआई यूनिट जो है वो केल्विन होता है। सब कुछ टेम्परेचर को ही मापता है, सेल्सियस हो गया, फ़ारेनहाइट हो गया, लेकिन केल्विन जो होता है ना वो एसआई यूनिट में होता है, जिसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल जो है वो कहा जाता है। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर भी इसे कहा जाता है। और वो कितना होता है? 273.15, 273.15 केल्विन जो है वो होता है। माइनस 273.15 केल्विन जो है वो होता है। ये आपको ध्यान रखना है। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहा जाता है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहा जाता है। तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर जो है वो क्या हो गया? या तो आप इसको लिख सकते हो 0 केल्विन, या तो आप इसको लिख सकते हो -273.15 डिग्री सेल्सियस। 15 डिग्री सेल्सियस ऐसे लिखा जाता है। और केल्विन को सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करोगे? तो केल्विन बराबर होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। ठीक है, ऐसे ही चेंज जो है वो होता है। मानव शरीर का तापमान जो होता है वो सेल्सियस में मापे तो 37.6 37 डिग्री होता है।
ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो यदि हम नापें तो वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है सेल्सियस में। वही टेम्परेचर जो है वो 98.6 डिग्री सेल्सियस होता है। वो फ़ारेनहाइट में हो गया, ये फ़ारेनहाइट में हो गया। अब यही केल्विन में जब टेम्परेचर होता है ह्यूमन का तो वो होता है 310 केल्विन टेम्परेचर होता है। तो तीनों ह्यूमन का बॉडी का टेम्परेचर ही है, लेकिन सब अलग अलग होता है। आपसे एक सवाल भी पूछा जाता है कि किस टेम्परेचर पर जो है वो डिग्री सेल्सियस किस टेम्परेचर पर जो डिग्री सेल्सियस हो गया और डिग्री फ़ारेनहाइट जो होता है वो बराबर होता है, तो वो -40 डिग्री टेम्परेचर पे होता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट सवाल बढ़ते हैं। किलोवाट घंटा मात्रक है, किलोवाट जो आवर है वो एनर्जी को मापते हैं किलोवाट आवर में, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाओगे। किलोवाट आवर जो है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी का कॉमर्शियल यूनिट भी इसे कहा जाता है। तो पावर जो होता है वो पावर कैसे आप निकालते हो, तो पावर निकालते हो कि एनर्जी आपने कंज्यूम किया है पर टाइम में, एक यूनिट टाइम में आपने कितना एनर्जी जो है वो कंज्यूम किया है, इसीलिए एनर्जी बराबर जो होता है वो पावर इनटू टाइम। एनर्जी बराबर जो होता है वो पावर इनटू टाइम होता है, और जब शक्ति को किलोवाट में और समय को आवर में लिखते हैं तो उसी के गुणनफल से जो यूनिट मिलता है उसको किलोवाट यूनिट जो है वो कहा जाता है। और 1 किलोवाट घंटा में को ही हम आम भाषा में 1 किलोवाट जो है घंटा होता है, 1 किलोवाट आवर होता है, इसी को आम भाषा में एक यूनिट जो है वो बोला जाता है, जिसका ऑलमोस्ट आपको चार्ज जो है वो 8 के आसपास लगता है शहरों में, और जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में बात करो तो 4 यूनिट जो है वो आपको 4 रुपए पर यूनिट जो है वो लगता है, ऐसा ही कुछ चलता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। बाकी पावर, फोर्स, मोमेंटम ये सब आपको पता है। तो 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट, या फिर पर जूल सेकंड भी कह सकते हो। 1 आवर बराबर होता है, जैसे ऐसे देखो, 1 किलोवाट, 1 किलोवाट आवर जो होता है इसको जूल में आपको कन्वर्ट करना है। 1 किलोवाट आवर है, इसको आपको जूल में कन्वर्ट करना है, तो आप कैसे करोगे? तो सबसे पहले आप लिखोगे कि 1 किलोवाट है। 1 किलोवाट जो होता है, 1 किलोवाट में क्या होता है, तो 1000 वाट या फिर 1000 जूल पर सेकेंड होता है। अब इसी को 1 आवर बराबर क्या होता है, 1 आवर बराबर जो है वह 3600 सेकंड होता है, 3600 सेकंड हो जाता है। तो यही अब जब कन्वर्ट इसको करोगे तो क्या होगा, 1 किलोवाट बराबर आप सबसे पहले तो 1000 वाट लिखोगे, 1000 में जो है वो 3600 से गुना करोगे आवर के लिए, तो आपका टोटल जो है वो कन्वर्ट करके आ जाएगा 3.6 इंटू 10⁶ जूल। तो जूल में आपने कन्वर्ट कर लिया, ये सब पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट सवाल पूछा जा रहा है कि फर्मी मात्रक है। फर्मी ऑलरेडी हमने फर्मी को बता दिया है, फर्मी जो है वो लेंथ को नापता है, और खास करके जब न्यूक्लियस की लेंथ को मापना होता है तब मापता है। और फर्मी होता कितना है, तो 10⁻⁻15। हमने पिछली लेक्चर में ही इसके बारे में काफी डिटेल से जो है वो बात की थी। 10⁻⁻15 मीटर। न्यूक्लियर जो फिजिक्स होता है उसमें न्यूक्लियस का जो आकार यदि नापना होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच की दूरी को मापना होता है, तो इन सब के लिए ये फर्मी जो है वो यूज किया जाता है। बाकी मास वेलोसिटी टाइम आपको पता है। न्यूक्लियस का जो त्रिज्या होता है वो लगभग यही एक फर्मी के आसपास होता है। एक एटम का जो आकार होता है वो एक एंगस्ट्रम के आसपास होता है, मतलब 10⁻⁻10 मीटर के आसपास होता है। नैनोमीटर आपको पता है 10⁻⁹ मीटर होता है, और पिकोमीटर आपको पता है 10⁻12 मीटर जो है वो होता है। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक जो है वो नहीं होता है? तो मात्रक किसका नहीं होगा, तो जिसका मात्रक जो है वो कट जाएगा, क्वांटिटी नहीं होगा, तो वो जो है वो किसका होता है, तो वो जो है वो स्ट्रेन का होता है, नॉट स्ट्रेस, वो स्ट्रेन का होता है, स्ट्रेन का होता है। और दूसरा रिलेटिव जो है वो डेंसिटी का होता है, पहले मैंने बता रखा है। तो जिसका भी जो है वो क्वांटिटी नहीं होगा, जिसका भी क्वांटिटी नहीं होगा उसका डायमेंशन भी नहीं होगा, तो वो डायमेंशन लेस भी हो जाता है। ठीक है, तो जो विकृति होती है, जो स्ट्रेन होता है, वो चेंज इन डायमेंशन बटा ओरिजिनल डायमेंशन, जो आपने चेंज हुआ है, उसका जो है आयाम में जो आपने परिवर्तन किया है, और जो ओरिजिनल डायमेंशन होता है उसी को जो है वो रेशियो होता है। अब यहाँ पे जो है वो रेशियो क्या होता है, जो चेंज इन लेंथ, लेंथ में क्या चेंज आ रहा है, और आरंभिक जो है वो लेंथ क्या है, यही जो है वो स्ट्रेन होता है। तो दोनों जगह लेंथ ही लेंथ होता है, तो यूनिट जो है वो पूरी तरीके से कट जाता है, तो कुछ बचता ही नहीं है। मीटर मीटर दोनों तरफ है तो कट जाएगा, तो वो यूनिट जो है वो होता नहीं है, तो ये जो है वो यूनिट लेस हो जाती हैं। यूनिट लेस राशियां क्या क्या होती है ये आपसे पूछा जा सकता है। यूनिट लेस राशियां कौन कौन सी हो सकती है, तो पहला तो आपको स्ट्रेन याद रखना ही है, स्ट्रेन मतलब विकृति हो गया। दूसरा आपको याद रखना है रिलेटिव डेंसिटी,
आपेक्षिक घनत्व जो है वो ये भी होता है, रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी। तीसरा जो है वो आपको याद रखना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एम से इसको डिनोट करते हैं, फिजिक्स में पढ़ा जाता है इसको। और उसके बाद जो है वो चौथा आपको याद रखना है, वो याद रखना है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, घूर्णक गुणांक, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, घूर्णक गुणांक इसे कहा जाता है, घूर्णक गुणांक कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब पूछ लिया जाता है। उसी के साथ साथ एटॉमिक वेट, पांचवा जो आपको याद रखना है वो एटॉमिक वेट को याद रखना है, एटॉमिक वेट। इसका भी कोई जो है वो डायमेंशन नहीं होता है, कोई भी यूनिट जो है वो नहीं होता है। हुक का लॉ क्या आपको पता है? हुक का लॉ आपको मैंने बताया भी है, इसको बोलते हैं हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या होता है? तो हुक्स लॉ होता है कि जो इलास्टिसिटी की सीमा के भीतर आपकी जो प्रत्यास्थता होती है, प्रत्यास्थता की जो लिमिट होती है, एक ऐसा सीमा आएगा जब किसी चीजों को खींचेंगे तो उसके बाद वो खींचना बंद हो जाएगा, तो उसी को इलास्टिसिटी का लिमिट बोलते हैं। तो जब लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी के अंदर ही बात करते हैं, तो उसी के अंदर जब प्रतिबल जो होता है, जो स्ट्रेस होता है, प्रतिबल जो होता है वो हमेशा विकृति के समानुपाती होती है। तो स्ट्रेस जो होता है, स्ट्रेस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। ठीक है, ये ध्यान आपको रखना है और इसी को हुक्स लॉ कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। समुद्री दूरी को नॉटिकल माइल में मापा जाता है, बहुत ज्यादा है वो पूछा जाता है। नॉटिकल माइल को 1856 आप याद रख लोगे तो काफी है, 1856 आप याद रख लोगे तो काफी है। बहुत ज्यादा ये जो है वो पूछा जाता है, कई बार मैंने एग्जामिनेशन में आपको ज्योग्राफी में भी पूछा जाएगा और नॉर्मल भी पूछा जाता है। तो 1856 नहीं, 1852 याद रखना। और इसमें जो है वो ये मीटर में होता है, तब इसको मीटर से कन्वर्ट करना है किलोमीटर में, तो 1.852 किलोमीटर हो जाएगा, 1.852 किलोमीटर हो जाएगा। तो ये हो गया डिस्टेंस। इस डिस्टेंस जो होता है नॉटिकल माइल जो होता है, ये मरीन डिस्टेंस इसको कहा जाता है। इसका उपयोग जो है वो खास करके जहाजों के द्वारा तय की गई दूरी को ही मापने के लिए किया जाता है। यह जो इकाई होती है वो पृथ्वी की जो वक्रता होती है, कर्वेचर ऑफ द अर्थ होती है, उस पर जो है वो डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन, डिपेंड्स ऑन वक्रता ऑफ अर्थ। तो कर्वेचर ऑफ अर्थ, वक्रता जो होती है अर्थ की, उस पर जो है वो निर्भर करता है। एक नॉटिकल मील जो होता है वो पृथ्वी के भूमध्य रेखा पर अक्षांश के 1 मिनट जो होता है उसके बराबर होता है। जैसे ये पृथ्वी है, तो इस पृथ्वी का ये जो है वो इक्वेटर है 0 डिग्री वाला, तो ये जो है वो 1 नॉटिकल मील किसको बोलेंगे? 1 नॉटिकल मील बोलेंगे कि पृथ्वी का जो इक्वेटर है, उस इक्वेटर पर लैटिट्यूड के द्वारा, उसका जो लैटिट्यूड मतलब लेटी लेटी रेखाएं ऐसी ऐसी होती हैं, ऐसे ऐसे लैटिट्यूड होती हैं। तो ये जो लैटिट्यूड होती है, 1 नॉटिकल मील जो होता है वो पृथ्वी के इक्वेटर पर लैटिट्यूड के 1 मिनट में, ये जो 1 मिनट में ये जो डिस्टेंस तय किया जाएगा, तो 1 मिनट बराबर मतलब कि 1/60वां जो डिग्री होता है, 1/60वां जो डिग्री होता है उसके द्वारा जो है वो उसके बराबर होता है। ठीक है, उसके बराबर ये होता है। तो अंतरराष्ट्रीय मानक होता है, उसके अनुसार 1 नॉटिकल मील बराबर होता है 1.852। याद आपको रखना है। जमीन पर मापे जाने वाला सामान्य मील जो होता है वो कितना होता है? एक मील जो जमीन पे मापते हो वो डिफरेंट होता है। एक मील आप जमीन पे जो मापते हो वो होता है 1.609 किलोमीटर, 1.609 किलोमीटर। तभी 1600 मीटर की दौड़ होती है ना, ये आपको पता होगा। तो किलोमीटर जो है वो लैंड पे यूज किया जाता है, डेसिबल जो है वो साउंड की इंटेंसिटी के लिए यूज किया जाता है। और जो है वो ये जो है आपको दिख रहा है फैथोम्स जो दिख रहा है, कड़ियां जो दिख रही है, फैथोम का उपयोग जो है वो डेप्थ को मापने के लिए किया जाता है। सी जो होता है उसके डेप्थ को, डेप्थ मतलब गहराई को मापने के लिए किया जाता है। डेप्थ जो है वो गहराई को मापने के लिए किया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। और एक जो है वो फैदम जो होता है, एक जो है वो फैदम, एक कड़ियां जो है वो उसके बराबर होता है 6 फीट। एक
फैदम जो है उस वो होता है 6 फीट के बराबर। 6 फीट है उसके बराबर होता है, लगभग 1.8 मीटर। 1.8 मीटर के बराबर होता है। ये समझ में आ गया। नॉट की बात करें तो यह समुद्र जहाज की जो गति है उसके मापने की इकाई जो है वो नॉट होती है। नॉट जो होती है वो क्या है, तो नॉट मापता है समुद्री जो जहाज होती है उसकी स्पीड को मापने वाला होता है। तो शिप जो होती है, शिप की स्पीड जो होता है उसको मेजर करता है। एक जो है वो नॉट बराबर होता है, एक नॉट बराबर होता है 1 नॉटिकल मील, 1 नॉटिकल मील पर आवर। सोनार आपको पता है, मैंने बता दिया है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग बोला जाता है। और फैदोमीटर जो है इससे समुद्र की गहराई मापी जाती है। तो नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। 10 नैनोमीटर में कितना मीटर जो है वो होता है? 10 नैनोमीटर में कितना मीटर जो है वो होता है, ये आपको समझना होगा। थोड़ा सा कंसेप्चुअल सवाल है। तो जैसे कि आपको 1 नैनोमीटर पता होगा, 1 नैनोमीटर जो होता है उसमें कितना होता है, तो 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻⁹ मीटर। अब इसको एक की जगह 10 नैनोमीटर बोल रहा है, तो 10 से जो है वो इसको गुना करना होगा। इसमें 10 का गुना करना होगा, तो 10 का जैसे ही गुना करोगे तो इधर जो है इधर भी 10 का गुना करना होगा आपको। अब इधर 10 का गुना करोगे तो एक पावर और यहाँ पे बढ़ जाएगा, तो 10⁻⁻10 जो है वो हो जाएगा। 10⁻⁻10 जो है वो हो जाएगा। नहीं, 10⁻⁻10 नहीं होगा, एक जो है वो गुना करेंगे, यार ये पॉजिटिव में है ना, तो पॉजिटिव में जाएगा तो ये घट जाएगा, तो 10⁻⁻8 होगा। ना कि माइनस में रहता तो बढ़ जाता। तो 10⁻⁻8 होगा, क्योंकि ये घात में चलता है ना। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, सवाल पूछा जाता है। 10⁻⁻10 जो होता है वो 1 एंगस्ट्रम हो गया, ये आपको पता है। हाँ ठीक है। बाकी वेवलेंथ ऑफ लाइट हो गया, या फिर वायरस का जो साइज होता है, इन सबको जो है वो नैनोमीटर का उपयोग करके मापते हैं। विजिबल लाइट की जो तरंगदैर्घ्य होती है वो कितनी होती है? विजिबल लाइट, ये कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है, बीपीसी में तो कई बार पूछा गया है। तो विजिबल लाइट का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक होता है। ठीक है। नैनो टेक्नोलॉजी जो होता है वो विज्ञान की वैसी शाखा होती है जहां से 1 से लेकर 100 नैनोमीटर के आकार वाले पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, वो नैनो टेक्नोलॉजी जो है वो की जाती है। आगे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सवाल। एक यूनिट जो है वो फोर्स का पूछ रहा है, लेकिन किस मेजरमेंट में, तो एमकेएस पद्धति में। एमकेएस जो पद्धति होता है, मीटर किलोग्राम सेकंड वाली जो पद्धति है, उसमें फोर्स का यूनिट पूछ रहा है। तो मीटर जो जैसे फोर्स का यूनिट क्या होगा, तो फोर्स जो होता है वो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। मास इंटू एक्सेलरेशन जो है वो होता है। तो द्रव्यमान की जो इकाई हो जाती है वो क्या है, मास की जो इकाई है वो केजी हो गया, एक्सेलरेशन की जो इकाई हो गया वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। तो इसीलिए जो फोर्स का इकाई होगा वो क्या होगा, तो पर केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही हम क्या बोलते हैं, उसको हम न्यूटन कहते हैं। तो इसीलिए इसका एसआई मात्रक जो होता है वो न्यूटन कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान रखना होगा। एमकेएस पद्धति में जूल जो है वो किसका होता है, तो एमकेएस एसआई जो एमकेएस या फिर एसआई प्रणाली में वर्क और एनर्जी का जो मात्रक होता है वो जूल होता है। वर्क और एनर्जी दोनों का मात्रक जो है वो जूल होता है। वॉट जो है वो किसका होता है, तो वॉट जो होता है वो पावर का होता है, पावर का होता है। न्यूटन मैंने बता दिया। मीटर या फिर सेकंड जो है वो, मीटर पर सेकंड जो है वो किसका होता है, तो मीटर पर सेकंड जो है वो स्पीड एंड वेलोसिटी का होता है, स्पीड एंड वेलोसिटी का होता है। ध्यान आपको रखना है। सीजीएस जो यूनिट होता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, इसमें बल का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, तो सीजीएस में जो है वो डायन होता है, डाइन जो है वो होता है। और 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डायन जो है वो होता है, 10⁵ डायन जो है वो होता है। ये ध्यान आपको रखना है। और एफपीएस में क्या होता है, एफपीएस फुट पॉइंट सेकंड, इसमें जो है वो पाउंडल होता है, पाउंडल होता है। ध्यान आपको रखना है, सवाल पूछ लिया जाता है। एंगस्ट्रम जो है वो वेवलेंथ की इकाई है, 10⁻⁻10 बराबर 1 एंगस्ट्रम जो है वो होता है। ये आपको पता भी होगा एंगस्ट्रम। इसको जो है वो, या तो आप इसको 10⁻⁻10 को क्या लिख सकते हो, 10⁻⁻10 को लिख सकते हो 0.1 नैनोमीटर, 0.1 नैनोमीटर इसको लिख सकते हो।
ठीक है, इसका यूज हम हमेशा एटॉमिक साइज निकालने के लिए, बॉन्ड का लेंथ निकालने के लिए, इन सब में करते हैं। या फिर आप जो है वो चुंबकीय तरंग का जो वेवलेंथ होता है उसको मापने में भी किया जाता है। बाकी एनर्जी, फ्रिक्वेंसी, वेलोसिटी आपको पता है। एनर्जी जो होता है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा जाता है। इसका एसआई जो है वो यूनिट जूल जो है वो होता है। फ्रिक्वेंसी जो होता है वो एसआई यूनिट हर्ट्ज होता है। और जो वेलोसिटी होता है पर मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, वही आपको विजिबल लाइट जो मैंने बताया था, विजिबल लाइट जो है वो मैंने बताया था कि 400 से लेकर 700 नैनोमीटर है। अब इसी चीज को आपको एंगस्ट्रम में पूछेगा तब आपका जवाब जो है वो क्या होना चाहिए। तो एंगस्ट्रम क्या होता है, 10⁻⁻10 होता है। तो एंगस्ट्रम में इसका जो है वो क्या होगा, एक शून्य बढ़ जाएगा दोनों तरफ, तो 4000 एंगस्ट्रम से लेकर 7000 एंगस्ट्रम तक, 7000 एंगस्ट्रम तक इसका जो है वो यूनिट होता है। ये आपको ध्यान रखना होगा, सवाल ये सब पूछा जाता है। एंगस्ट्रम जो है वो जोनासन एंगस्ट्रम के नाम पर रखा गया है। और एंगस्ट्रम जो है वो एसआई प्रणाली की आधारित इकाई नहीं है। ठीक है, एसआई यूनिट में ऐसा कुछ नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दाब का इकाई जो है वो क्या होता है। तो दाब का इकाई जो है वो यहाँ कुछ दिया हुआ है, पास्कल तो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो क्या देखेंगे, तो देखो समझते हैं। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर जो होता है वो यूनिट एरिया में आप कितना फोर्स जो है वो लगा रहे हो, यूनिट एरिया में आप कितना फोर्स जो है वो लगा रहे हो, ये होता है। फोर्स का जो है वो एसआई यूनिट आपको क्या पता है, फोर्स का जो एसआई यूनिट होता है आपने कहा कि न्यूटन है। एरिया का जो एसआई यूनिट है वो क्या है, तो मीटर स्क्वायर है। तो इसी कारण से फोर्स का जो यूनिट होगा वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। और इसी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल बोलते हैं, पास्कल, और शॉर्ट में पीए कहा जाता है। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है ऑप्शन नंबर डी, इसी को पास्कल कहते हैं। तो इस तरीके से हर चीजों को आप निकाल सकते हो, कोई समस्या नहीं होगी। यहीं पे आपको जो जैसे देखो, आपको न्यूटन पर स्क्वायर मीटर दिया हुआ है, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर दिया हुआ है, तो ऐसा जो है वो कुछ नहीं होता है। आपको न्यूटन मीटर जो है वो ध्यान रखना है, न्यूटन मीटर ऑप्शन नंबर बी जो है। न्यूटन मीटर क्या होता है, तो न्यूटन मीटर जो होता है वो बल आघूर्ण जो होता है, जिसको टॉर्क कहते हैं। टॉर्क मतलब बल आघूर्ण होता है, बल आघूर्ण जो होता है। तो न्यूटन मीटर जो होता है वो टॉर्क और वर्क बाय एनर्जी, जिसे जूल भी कहते हैं, इसका इकाई होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो ये जो टॉर्क हो गया, और उसके साथ ही साथ वर्क बाय एनर्जी, जिसे जूल भी कहते हैं, वो हो गया। और टॉर्क जो है वो क्या होता है, तो टॉर्क जो है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो फोर्स इनटू कितना डिस्टेंस के साथ आप उसको जो है वो लगा रहे हो। जैसे दरवाजा आप नजदीक से खोलते हो तो आपको बहुत ज्यादा जो है वो प्रेशर लगाना पड़ता है, लेकिन उसी दरवाजे को जब आप दूर से उसका जो एकदम एज से खोलते हो तो बहुत आसानी से खुल जाता है। तो वो डिस्टेंस के कारण फोर्स जो है वो ज्यादा हो जाता है। ये सब आपको पता होगा, नहीं पता होगा मैं बताऊंगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है उसको बार में मापते हैं, ये आपको पता है। एक बार बराबर कितना पास्कल होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक बार जो है उसमें 10⁻⁻5, हाँ माइनस नहीं होगा, 10⁻5 जो है वो पास्कल होता है, 10⁻5 पास्कल होता है। और मौसम विज्ञान में वायु दाब को किस में मापा जाता है, तो मिली बार में मापा जाता है, एम बार में मापा जाता है, मिली बार में मापा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। चलिए, सरफेस टेंशन का यूनिट क्या होता है, तो न्यूटन मीटर, सरफेस टेंशन का न्यूटन मीटर, टॉर्क का न्यूटन मीटर, ये आपको ध्यान रखना होगा। और बर्क बाई टॉर्क का यूनिट जो होता है वो न्यूटन डॉट मीटर होता है। ठीक है, ये न्यूटन मीटर जो है वो टॉर्क का है, और न्यूटन पर मीटर जो है वो किसका है, वो जो है वो आपने पास्कल का भी देखा। ठीक है, और यदि आपसे वर्क बाई टॉर्क का यूनिट पूछा जाए, वर्क बाई टॉर्क का यूनिट पूछा जाए तो वो न्यूटन मीटर हो जाएगा। और न्यूटन पर मीटर किसका होगा, तो न्यूटन पर मीटर सरफेस टेंशन का हो जाएगा, ये ध्यान आपको रखना होगा। 46 है कि एक माइक्रोन जो है वो किसके बराबर होता है, 1 माइक्रोन इज इक्वल टू, तो इसको समझना है, काफी डिटेल से बताता हूँ। ऐसे सवालों को टैकल करना आपको आना चाहिए। तो एक देखो, माइक्रोन की बात हो रही है, तो माइक्रोन को माइक्रोमीटर भी कहा जाता है, ऐसे यूनिट में आपको लिखा जाएगा, ऐसे एक माइक्रोन को। तो यह जो होता है वो एक लंबाई की बहुत छोटी जो है वो मैट्रिक यूनिट है। जैसे माइक्रो का अर्थ जो है वो क्या होता है, तो 10 की घात में हम इसका अर्थ निकालते हैं। तो जो माइक्रो है, उस माइक्रो का जो घात होता है वो 10⁻⁻6 होता है। 10⁻⁻6 जो होता है, तो एक माइक्रो,
1 माइक्रोन इक्वल टू आपसे पूछा जाएगा, 1 माइक्रोन जो होता है, 1 माइक्रोन इक्वल टू होता है 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है। अब इस मीटर को हमको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि सब जगह मिलीमीटर लिखा हुआ है, सब जगह मिलीमीटर लिखा हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर जो होता है, 1 मीटर जो होता है उसमें 1000 मिलीमीटर जो है वो होता है, मतलब 10⁻³ मिलीमीटर जो है वो होता है। 10⁻³ मिलीमीटर जो है वो होता है। तो 1 माइक्रोन बराबर क्या होगा? 1 माइक्रोन बराबर होगा 10⁻⁻6 इंटू 10⁻³ मिलीमीटर। अब माइनस प्लस है तो माइनस हो जाएगा, मतलब 10⁻³ मिलीमीटर, 10⁻³ मिलीमीटर। अब माइनस में है तो ये बटा में चल जाएगा, तो 10 बाई, माइनस में है तो ये बटा में चल जाएगा, तो 1 बाई क्या हो जाएगा? तो ये 10⁻³ जो है, 10⁻³ जो है मिलीमीटर जो है, इसको हम कह सकते हैं कि 1 बाई क्या है? तो 1 बाई जो है वो 1000 है, 1/1000 मिलीमीटर इसको लिख सकते हैं। तो 1/1000 कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी आपको 1/1000 है, ध्यान आपको रखना है। माइक्रोन का यूज हमें सेल हो गया, बैक्टीरिया हो गया, आरबीसी हो गया, इन सब का साइज निकालने के लिए किया जाता है। जैसे ह्यूमन का बाल जो होता है ना, उसकी मोटाई भी माइक्रोन में ही निकाली जाती है, लगभग 50 से 100 माइक्रोन के आसपास होती है। उसके बाद जो है वो आप प्रदूषण का लेवल देखते हो ना, पार्टिकुलेट मैटर के रूप में लिखा जाता है प्रदूषण का लेवल, वो कितना होता है? आपने लिखा हुआ देखा होगा आपने कि 2.5 पीएम 2.5, मतलब पार्टिकुलेट मैटर जिसका साइज 2.5 के आसपास हो। उसके बाद दूसरा आपने देखा होगा पार्टिकुलेट मैटर जो है वो 10, ऐसा पार्टिकुलेट मैटर जिसका साइज जो है वो 10 के आसपास हो। तो यहाँ पीएम का अर्थ पार्टिकुलेट मैटर होता है 2.5, तथा इनके आकार को माइक्रोन में ही दर्शाते हैं। तो ये 2.5 माइक्रोन से जो है वो साइज का हो गया, तो वो आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट सवाल है कि एक पिकोमीटर किसके बराबर होता है? तो ये सब तो रटना ही होता है और कुछ नहीं होता है। तो पिकोमीटर 10⁻⁻12 ग्राम के आसपास होता है, ऑप्शन नंबर सी। पिको जो होता है वो प्रीफिक्स आपको याद ही रखना पड़ेगा। पिको जो होता है वो 10⁻⁻12 को दर्शाता है, ठीक है, 12 को दर्शाता है। 10⁻⁻6 जो होता है वो माइक्रोग्राम होता है, 10⁻⁻9 हो जाए वो नैनोग्राम होता है, 10⁻⁻15 जो होता है वो फेम्टोग्राम होता है, जिसको फर्मी कह रहे थे। हमने डिस्कस ये सब कर लिया है। मानव जो कोशिका होता है उसमें डीएनए का द्रव्यमान जो है वो कितना होता है? डीएनए का मास, द्रव्यमान जो है वो कितना होता है ह्यूमन में? ह्यूमन में तो याद आपको रखना है, डीएनए का मास जो है वो ह्यूमन में होता है 6 पिकोग्राम, 6 पिकोग्राम। कभी भी पूछा जाए तो ध्यान आपको रखना होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। ऑडियोमीटर क्या है? ऑडियोमीटर ऑडियोमीटर, तो ऑडियोमीटर जो है वो क्या है? तो ये इंटेंसिटी ऑफ साउंड को मापता है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड को मेजर करता है ऑडियोमीटर, इंटेंसिटी ऑफ साउंड को ध्यान आपको रखना है। हाइट के लिए क्या आता है? तो अल्टीमीटर आता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए क्या आता है? तो बैरोमीटर आता है। हार्ट बीट के लिए क्या आता है? तो स्टेथोस्कोप आता है, उससे ईसी जो है वो निकलता है। ये बता रखा है मैंने। ध्वनि की जो तीव्रता है उसका एसआई यूनिट क्या होता है? तो वेबर पर वॉट पर मीटर स्क्वायर होता है। एसआई इकाई जो होती है वो ध्वनि ध्वनि की तीव्रता की, इंटेंसिटी ऑफ साउंड की एसआई यूनिट जो है वो क्या होती है? तो वो होता है वॉट पर मीटर स्क्वायर, वॉट पर मीटर स्क्वायर। लेकिन व्यावसायिक रूप से इसे जो है व्यावहारिक रूप से इसे जो है वो डेसिबल में ही नापा जाता है। पहला बड़ा होता है छोटा, दूसरा बड़ा होता है, डेसिबल में ही नापा जाता है। डब्ल्यूएचओ के अनुसार 45 डेसिबल की ध्वनि जो है वो मानव कान के लिए सबसे अच्छा होता है। 85 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि जो है वो हानिकारक होती है। ओडोमीटर जो होता है वो डिस्टेंस को मापता है, ये आपको ध्यान रखना है, गाड़ी के डिस्टेंस को। यदि बल को न्यूटन में और दूरी को मीटर में प्रदर्शित किया जाए, फोर्स जो होता है उसको न्यूटन में लिखे और दूरी जो डिस्टेंस होता है उसको मीटर में लिखा जाए, तो कार्य को प्रदर्शित किया जाएगा, जो वर्क होगा उसको कैसे जो है वो डिनोट करेंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो पहला तो आपको पता होना चाहिए कि वर्क क्या होता है। तो वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आपने फोर्स लगाया तो वो डिस्प्लेस जो है वो कितना हुआ वस्तु, वो निर्भर करता है कि आपका वर्क जो है वो कितना है, ठीक है। तो इसको आप एफ एस कॉस थीटा भी बोला जाता है, वर्क डन बराबर, तो वो डिग्री निर्भर करता है। तो यहाँ पे डिग्री की उतनी बात नहीं हो रही है, तो ठीक है। तो हम फोर्स को कह रहे हैं कि न्यूटन लिखोगे,
और जो दूरी जो डिस्टेंस है उसको जो है वो हम मीटर लिख रहे हैं। ठीक है, उसको जो है वो मीटर लिखेंगे। तो यहाँ से क्या आएगा, तो न्यूटन मीटर जो है वो आपको आएगा। क्या आ जाएगा, न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर यहाँ से आ गया। तो न्यूटन मीटर को ही हम एसआई जो यूनिट होता है, उस एसआई यूनिट में न्यूटन मीटर जो होता है उसको जूल बोलते हैं। जूल बोलते हैं, जिसका अंग्रेजी जो है वो जेम्स प्रेस्कॉट जूल जो था, उन्हीं के सम्मान में जूल जो है वो रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ आपको चलेंगे, जूल जो है वो आंसर हो जाएगा। केजी वॉट की बात करें, जो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, केजी वॉट जो है वो, ये जो लिखा हुआ है ये क्या है, तो फोर्स की जो 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 गुरुत्वीय इकाई होती है उसको जो है वो कहा जाता है केजी वॉट, जो कि 9.8 जो है वो कहा जाएगा इसको, 9.8 न्यूटन बोलेंगे। 9.8 न्यूटन इसको कहा जाएगा। ठीक है, उसके बाद केजी ग्राम वेट मीटर की बात करें, तो ये जो है वो कोई ऐसा जो है वो, ये जो है वो कार्य की गुरुत्वीय इकाई हो जाती है। ये जो है वो कार्य जो होता है उसकी जो है वो गुरुत्वीय इकाई हो जाती है। और वैसे ही वॉट जो है वो, वॉट जो आपका आएगा तो वो जो है वो पावर का जो हो जाता है, तो ध्यान आपको रखना है। वर्क और एनर्जी दोनों का एसआई यूनिट जूल होता है। सीजीएस इकाई जो है वो अर्ग होता है। 1 जूल बराबर 10⁻⁷ अर्ग जो होता है वो क्या होता है, बराबर 1 जूल होता है। 1 जूल होता है, ध्यान आपको रखना है। और ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है। नेक्स्ट सवाल, 1 किलोमीटर दूरी का मतलब क्या होगा, 1 किलोमीटर दूरी का मतलब हो गया 1000 मीटर। बहुत आसान है ये सब, उतना यहाँ पढ़ना भी नहीं है। किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी, मिली, ये सब आपको याद रखना होगा, पूछा जाता है सवाल। नेक्स्ट है कि पदार्थ के जो संवेग होता है, मोमेंटम होता है, और उसका जो वेलोसिटी होता है, उसके वेग के अनुपात को कौन सी भौतिक राशि से मिल सकता है, तो आपको एम वाई वी के बात हो रहा है। एम वाई वी, जो मोमेंटम हो गया, मोमेंटम वाई वी वेलोसिटी है, उसकी बात हो रही है। तो देखो, मास और वेलोसिटी जो होता है, मास और वेलोसिटी जो होता है उसके गुणांक को हम मोमेंटम कहते हैं। तो मोमेंटम के लिए आप क्या क्या यूज कर सकते हो, पी मोमेंटम के लिए यूज होता है। मोमेंटम के लिए क्या यूज कर सकते हो, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। मास इनटू वेलोसिटी, पी बराबर जो होता है वो मास इनटू वेलोसिटी होता है। तो अब जो है वो संवेग का जो सूत्र होता है, मोमेंटम का जो सूत्र होता है, पी बराबर एम इंटू वी होता है। अब इसमें हम क्या रखेंगे, इसमें हम जो है वो इसी के अनुसार हमको एम वाई वी का जो है वो रेशियो निकालना है। तो यहाँ पे पुट कर देंगे एम इंटू वी बाई वी, एम इंटू वी बाई वी, तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, एम मिल जाएगा। तो यहाँ से जो है वो आपको मास मिलेगा, द्रव्यमान जो है वो मिल जाएगा। तो द्रव्यमान हमारा आंसर बन जाएगा, ध्यान रखना है। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। एसआई जो है वो इस यूनिट होता है, केजी पर मीटर स्क्वायर होता है। और मास जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, याद आपको रखना है। नेक्स्ट सवाल, बल का जो है वो प्रोडक्ट जो है वो क्या होता है, तो एफ बराबर एम ए होता है। मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, ऑप्शन नंबर बी के साथ आप चलोगे। मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। मास इनटू वेलोसिटी जो है वो क्या है, मास इनटू वेलोसिटी जो होता है वो अभी हमने देखा, वो मोमेंटम है। ठीक है, वेट इंटू वेलोसिटी है जो क्या है, वेट इंटू वेलोसिटी जो है, तो ऐसा कोई भी जो है वो कुछ नहीं ऐसा होता है। वेट इंटू एक्सेलरेशन क्या ऐसा होता है, तो बल की गणना द्रव्यमान में की जाती है। और ऐसा वेट इंटू एक्सेलरेशन यदि हम डिनोट करें तो ऐसे आप लिख सकते हो, डब्ल्यू बराबर एम जी, यहाँ पे जी एक्सेलरेशन को डिनोट कर रहा है बस, और कुछ नहीं यहाँ पे किया जा सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। त्वरण ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र जो है वो सही है, त्वरण मतलब एक्सेलरेशन आपको निकालना है, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए कौन सा सूत्र चाहिए, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए आपको चाहिए ए बराबर वी माइनस यू बाई टी। ए बराबर वी माइनस यू बाई टी। देखो, आपको ये ध्यान रखना होगा कि 3 सूत्र होते हैं, तीनों के तीनों सूत्र आपको याद रखना है। यदि आपको डायमेंशनली जो है वो आपको जो है वो जैसे कैसे समझाऊं इसको, चलो पहले कुछ बेसिक्स देख लेते हैं, उसके बाद इसको जो है वो 3 सूत्र होता है, 4 सूत्र गैलीलियो का होता है, उसको देखना होगा। सवाल वहां से पूछ लिया जाता है, तो चारों का चारों आपको याद होना चाहिए। तो ये जो पहला फॉर्मूला आप देख रहे हो, इसमें क्या है, ऐसे लिखो, ये जो है वो v है,
और ये जो है वो u है। v जो होता है वो जो है वो फाइनल वेलोसिटी होता है, और u जो होता है वो इनिशियल वेलोसिटी होता है, प्रारंभिक वेग जो है वो कितना है। तो आप देख रहे हो कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो वेग में जो चेंजेस आ रहे हैं टाइम के अनुसार उसको जो है वो एक्सेलरेशन कहते हैं। तो इसी अनुसार आप निकाल सकते हो कि वेग में परिवर्तन की दर को एक्सेलरेशन कहा जाता है। वेग में परिवर्तन की दर को एक्सेलरेशन कहा जाता है। उसके बाद जो है वो दूसरा जो फॉर्मूला आपको याद रखना है, प्रथम जो नियम है, पहला इक्वेशन आप लिखो, वो होता है v बराबर u प्लस ए टी। दूसरा इक्वेशन होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा इक्वेशन होता है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। और चौथा इक्वेशन होता है s बराबर u प्लस वी बाई टू इंटू टी। ये चार जो है वो इक्वेशन होते हैं। ठीक है, यहाँ पे s जो है वो डिस्प्लेसमेंट को दिखा रहा है। बाकी आपको चीजें यहाँ पे याद क्या रखनी है, आपको याद रखनी है कि जो पहला इक्वेशन है वेलोसिटी और टाइम का इक्वेशन ये होता है, वेलोसिटी एंड टाइम का इक्वेशन जो है वो पहला इक्वेशन होता है। ठीक है, ये हम तभी जो है वो यूज करते हैं जब हमको डिस्प्लेसमेंट जो है वो पता नहीं होता है और हमको नीड होता है कि उसको फाइंड करना है, तभी ये जो है वो यूज करना है। तो ये यूज कब करना है, तो व्हेन यू डू नॉट नो द डिस्प्लेसमेंट एंड डू नॉट नीड टू फाइंड इट। ठीक है, तो जब भी डिस्प्लेसमेंट को फाइंड नहीं करना है तब ये यूज करना है। बाकी डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करने वाला दूसरा होता है, ये जो है वो ये यूज तब किया जाता है जब आप वेलोसिटी को ना जाने। ठीक है, ये डू नॉट नो द फाइनल वेलोसिटी एंड डू नॉट नीड टू फाइंड इट, तो उस समय ये यूज किया जाता है। ये जो है वो डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच का ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम के बीच का ग्राफ होता है। उसके बाद तीसरा जो होता है वो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन होता है, तो उसमें वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच का ये ग्राफ होता है। और चौथा जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट एवरेज वेलोसिटी इक्वेशन होता है। डिस्प्लेसमेंट और एवरेज वेलोसिटी का इक्वेशन ये होता है, तो ये ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। जैसे यहाँ से क्या मिस करना है, तो मिसिंग यहाँ पे है, जब आप एस नहीं जानते हो, डिस्प्लेसमेंट नहीं आपको निकालना है ना, उससे कोई फर्क पड़ रहा है। दूसरा, आपको वेलोसिटी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तब इसको यूज करेंगे। तीसरा जो यूज करेंगे जब आप टाइम नहीं दिया हुआ हो आपका। चौथा जो है वो आप तब यूज करेंगे जब आपका एक्सेलरेशन ना हो। अब फाइंड आप इसी तरीके से करते हो वैल्यूज को। बाकी आपको ध्यान रखना है, कभी फिजिक्स जब फोर्स को पढ़ेंगे ना तो वहां पे और डिटेल से इनको डिस्कस किया जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। बोलोमीटर का उपयोग जो है वो निम्नलिखित में से किससे मापने के लिए किया जाता है, बोलोमीटर। ठीक है, तो बोलोमीटर जो होता है इसका उपयोग जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, विशेष रूप से जो है वो इंफ्रारेड या फिर हीट रेडिएशन का जो पावर है उसको मापने के लिए किया जाता है। तो हीट रेडिएशन या फिर इंफ्रारेड, इंफ्रारेड जो है हीट रेडिएशन हो गया या फिर इंफ्रारेड हो गया, तो इन सब को मापने के लिए, और ये सब क्या है, तो ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। ठीक है, चुंबकीय विकिरण है, विद्युत चुंबकीय विकिरण है। इस उपकरण का जो सिद्धांत होता है, ये उपकरण जो है वो इस सिद्धांत पर काम करता है कि जब विकिरण जो है वो किसी जो है वो ऑब्जेक्ट पर पड़ता है, रेडिएशन किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ता है, तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो गर्म हो जाता है और उसका जो है वो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस जो होता है, वो विद्युत प्रतिरोध जो होता है वो बदल जाता है। अब प्रतिरोध में इस जो चेंज आता है, इसी चेंज को मापते हैं और उससे निकालते हैं कि रेडिएशन की मात्रा जो है वो क्या थी। ठीक है, रेडिएशन की जो मात्रा जो है वो क्या थी, यह ध्यान आपको रखना है। फ्रीक्वेंसी की बात करें, फ्रीक्वेंसी की हम यदि बात करें तो आवृत्ति को मापने के लिए फ्रीक्वेंसी काउंटर या फिर वेव मीटर होता है। वेव मीटर होता है, आसान है, या फिर फ्रीक्वेंसी काउंटर। वेलोसिटी मापना है तो आपको स्पीडोमीटर का यूज कर सकते हो या फिर एनेमोमीटर का यूज कर सकते हो। हवा की मापनी है तो एनेमोमीटर, और वाहन की मापनी है तो स्पीडोमीटर। वेवलेंथ को मापने के लिए, प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य है उसको मापने के लिए आपको स्पेक्ट्रोमीटर का यूज कर सकते हो। स्पेक्ट्रोमीटर का यूज आप करोगे। बोलोमीटर का आविष्कार जो है वो 1878 में किया गया था, लैंगली के द्वारा। उतना पूछा नहीं जाएगा। पायरोमीटर का
यूज हम बात करें तो पाइरोमीटर जो है वो उच्च तापमान जो होता है, हाई टेम्परेचर जो होता है, वो तापीय विकिरण जो होता है उसको मापने के लिए किया जाता है। लेकिन बोलोमीटर जो होता है ना वो बहुत सूक्ष्म, अत्यंत सूक्ष्म विकिरण को मापता है। पाइरोमीटर भी याद रखो, पाइरोमीटर। पाइरोमीटर भी क्या है, पाइरोमीटर का यूज किया जाता है हाई टेम्परेचर के लिए। हाई टेम्परेचर में खास करके जो तापीय विकिरण है, थर्मल रेडिएशन है, थर्मल रेडिएशन को मापने के लिए किया जाता है। वहीं जो बोलोमीटर का यूज किया जाता है वो सूक्ष्म विकिरण, स्मॉल जो है वो स्मॉल रेडिएशन को यूज करने के लिए किया जाता है। इंफ्रारेड रेडिएशन की खोज जो है वो विलियम हार्सेल ने की थी। इंफ्रारेड रेडिएशन, विलियम हार्सेल। तो पायरोमीटर को आपको याद रखना होगा और बोलोमीटर को याद रखना होगा। रिएक्टर स्केल का उपयोग जो है वो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक को मापने के लिए किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। और ये जो इंटेंसिटी होता है उसको हम लॉगरिदम में लेके चलते हैं। तो इसमें नापते आखिर क्या है, तो रिएक्टर स्केल जो है उसमें जो है वो भूकंप का जो मैग्नीट्यूड होता है उसको हम मापने का प्रयास करते हैं। रिएक्टर स्केल जो होता है वो मैग्नीट्यूड को मापता है और मर्केरी स्केल जो होता है वो इंटेंसिटी को मापता है। ठीक है, रिएक्टर स्केल जो होता है, रिएक्टर स्केल का मैग्नीट्यूड मापता है और मेर्करी स्केल जो होता है वो इंटेंसिटी को मापता है। और सामान्यतः जो है वो भूकंप की तीव्रता के लिए जो है वो रिएक्टर स्केल को मापा जाता है। तो इंटेंसिटी जो होता है, इंटेंसिटी कभी भी कहे तो इंटेंसिटी के लिए क्या होता है, इंटेंसिटी को मापता है मर्करी मर्केली स्केल। चूंकि यहाँ ऑप्शन नहीं दिया हुआ है ना, इस कारण से ऐसा करना है इंटेंसिटी को। और वहीं मैग्नीट्यूड की बात करें, मैग्नीट्यूड की जब बात करें तब कहेंगे कि रिएक्टर स्केल को यूज करते हैं, रिएक्टर स्केल को यूज किया जाता है, ये ध्यान आपको रखना है। ये जो स्केल होता है वो लॉगरिदम स्केल होता है, जिसका अर्थ ये होगा कि यदि स्केल पर, यदि स्केल जो है वो लॉगरिदम का फॉलो कर रहा है, मतलब यदि 4 से स्केल जो है वो 5 हो रहा है, तो इसमें जो जो एम्पलीट्यूड होता है, जो आयाम होता है उसमें क्या चेंजेस आएंगे, आयाम जो होता है उसमें क्या चेंज हो जाएगा, तो उसमें जो है वो 10 गुना वृद्धि हो जाएगी, 10 गुना वृद्धि हो जाएगी। तो आयाम में 10 गुना जो है वो चेंज आएगा। और उसी के साथ साथ जो उसका जो एनर्जी होगा, ऊर्जा जो होगा, उसमें लगभग 31.6 गुना जो है वो चेंजेस आएंगे, 31.6 गुना जो है वो ज्यादा हो जाएगा। तो एक बढ़ने से देखो कितना ज्यादा इफेक्ट जो है वो पड़ता है, ये ध्यान आपको रखना है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को मापते हैं आमीटर में। हाइट ऑफ टावर को मापते हैं, या तो आप थियोडोलाइट या फिर अल्टीमीटर का उपयोग आप कर सकते हो। और ऊंचाई या फिर कोण मापने के लिए ना थियोडोलाइट का यूज करते हैं, अल्टीमीटर का उपयोग भी कर सकते हो। डेप्थ ऑफ सी को लिए फेदोमीटर का यूज कर सकते हो। रिएक्टर स्केल की खोज 1935 में चार्ल्स रिएक्टर ने की थी। भूकंपीय तरंगों को रिकॉर्ड करने वाला जो उपकरण होता है उसको क्या बोला जाता है, तो उसको जो है वो उसको कहा जाता है स्फिग्मोग्राफ, स्फिग्मोग्राफ। ठीक है। और भूकंप का जो अध्ययन होता है उसको सिस्मोलॉजी बोलते हैं। मर्करी स्केल जो होता है वो भूकंप से होने वाला जो विनाश होता है उसका जो डैमेज और इंटेंसिटी जो होता है वो मापता है। और ये मर्करी स्केल का यूनिट कितना से कितना तक होता है, तो 1 से लेकर 12 तक होता है, 1 से लेकर 12 तक होता है, ध्यान आपको रखना होगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सवाल, पौधे की वृद्धि जो है वो किस यंत्र से मापती है, तो ये जो मापा जाता है वो क्रिस्कोग्राफ से मापी जाती है, क्रिस्कोग्राफ। क्रिस्कोग्राफ जो है वो उससे ग्रोथ ऑफ प्लांट को मापा जाता है। यह उपकरण जो है वो बहुत ही सूक्ष्म जो है वो ग्रोथ को भी मेजर कर लेता है। ठीक है, तो ये ध्यान आपको रखना है। क्रिस्कोग्राफ का जो आविष्कार है, जो फाउंडर है, वो भारतीय वैज्ञानिक है, जगदीश चंद्र बोस जो है उनके द्वारा किया गया था। जगदीश चंद्र बोस जो है उनके द्वारा ये किया गया था। पौधे में वृद्धि को नियंत्रण करने वाला जो हार्मोन होता है वो ऑक्सिन होता है, ऑक्सिन ही ग्रोथ को नियंत्रित करता है। ऑक्सिन एक हार्मोन जो है वो एपिकल ग्रोथ करता है, एपिकल ग्रोथ करता है। ये यदि आपका प्लांट है, ये यदि अब आपका प्लांट है तो ऊपर का जो ग्रोथ होता है, यहाँ से जो ऊपर की ओर बढ़ रही है, ये ग्रोथ जो है वो ऑक्सिन करता है।
ये ग्रोथ जो है वो ऊपर वाला ऑक्सीजन करता है। यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन जो होता है वो डार्क पार्ट में बढ़ता है, डार्क पार्ट में बढ़ता है। सेल डिवीजन यहाँ पे, सेल डिवीजन जो है वो नहीं होता है, यहाँ पे इलोंगेशन होता है। इलोंगेशन से ही ये जो है वो ग्रोथ करता है, ना कि सेल डिवीजन से करता है। ये सवाल जो है वो एडीओ में पूछा गया था ऑक्सिन को लेकर। तो ये एपिकल ग्रोथ करता है। एपिकल ग्रोथ मतलब ऊपर वाला। देखो ग्रोथ ऐसा भी हो सकता है कि इसकी मोटाई जो है पहले इतनी थी और बाद में जो इसकी मोटाई है वो और बढ़ के इतनी हो गई, तो ये जो है वो सेकेंडरी ग्रोथ होती है, लेटरल ग्रोथ होती है। लेकिन ये एपिकल ग्रोथ ऑक्सिन करता है, डार्क पार्ट में करता है, जो ठीक है डार्क पार्ट में करता है। और सन का सेंसिटिव ये होता है, सन सेंसिटिव होता है, डार्क पार्ट में ग्रोथ करता है, इलोंगेशन करता है, सेल डिवीजन नहीं होता है। ये ध्यान आपको रखना होगा ऑक्सिन के बारे में। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि ब्लड प्रेशर मापा जाता है तो स्फेग्मो मैनोमीटर से मापा जाता है। सिस्टोल और डायसिस्टोल होता है, डायस्टोल होता है ब्लड प्रेशर। 120/80 होता है। 120 जो है वो क्या है, वो सिस्टोल है, और नीचे वाला जो है वो डायस्टोल होता है। ठीक है, डायस्टोल नीचे होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो सिस्टोलिक दाब जो होता है उसका सीधा सा मतलब है, जैसे ऐसे लिख देता हूं इसको, सिस्टोलिक दाब है ये 120। सिस्टोलिक दाब इसका मतलब क्या हुआ कि हृदय जो है, हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो कॉन्ट्रैक्ट जब हार्ट होता है तो बहुत तेजी से जो है वो ब्लड को पंप करता है। दूसरा जो है वो क्या है, 80 जो है वो क्या है, तो डायस्टोलिक जो है वो ये है, डायस्टोलिक दाब है। डायस्टोलिक दाब जो है वो क्या होता है, तो हृदय जब आराम करता है, हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट से रिलैक्स पोजीशन में चला जाता है, आराम की पोजीशन में चला जाता है, तो वो डायस्टोलिक जो है वो होता है, डायस्टोलिक होता है 80। और ये यूनिट क्या होता है, तो mmHg, पारा पे नापा जाता है, ये भी ध्यान आपको रखना है, mmHg। ठीक है, mmHg। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 58वां नंबर का सवाल है कि किलोवाट आवर जो है वो क्या, जो है वो यूनिट है। तो किलोवाट आवर जो होता है वो पावर की यूनिट है। ऑप्शन नंबर, पावर नहीं, एनर्जी की यूनिट है। किलोवाट आवर बोल रहा है ना, किलोवाट आवर, तो हाँ एनर्जी की यूनिट है। ठीक है, किलोवाट आवर है। KWH जो है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी का कॉमर्शियल यूनिट होता है। तो जो है वो एक यूनिट इसको आम भाषा में बोला भी जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। पावर जो होता है उसके लिए वॉट यूज करेंगे, फोर्स जो है वो उसके लिए न्यूटन यूज करेंगे, और मोमेंटम के लिए केजी पर मीटर स्क्वायर, केजी मीटर पर स्क्वायर यूज किया जाता है। ठीक है, बाकी हमने काफी डिटेल से इसको पहले ही डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन और सेकंड लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जो राजमार्ग होते हैं, हाईवे होते हैं, उन पर गति सीमा कौन सी मात्रक जो है वो मात्रा क्या होती है, कितना गति आपको चलाना होता है, तो वो कैसे लिखा होता है, तो मीटर पर सेकंड में वो लिखा हुआ रहता है, मीटर पर सेकंड में लिखा हुआ रहता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ आप जाओगे। जो हाईवे होता है, हाईवे पर गति सीमा का जो साइन बोर्ड होता है वो किलोमीटर पर आवर या फिर मीटर पर सेकंड में लिखा जाता है। ठीक है, किलोमीटर पर आवर या फिर मीटर पर सेकंड में जो है वो लिखा जाता है। यहाँ पे आप ध्यान ये दोगे कि जब भी आप देखोगे रोड पे तो आपको मिलेगा किलोमीटर पर आवर में लिखा हुआ, कि किलोमीटर पर आवर में लिखा हुआ आपको मिलेगा कि ऐसा चलना है, 60 किलोमीटर पर आवर चल रहा है, 80 किलोमीटर पर आवर चल रहा है, 120 किलोमीटर पर आवर चलना है। लेकिन आंसर मैं लिख रहा हूँ मीटर पर सेकंड में। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो देखो यहाँ पे एसआई यूनिट पूछा जा रहा है, एसआई यूनिट पूछा जा रहा है, और एसआई यूनिट जो होता है वो मीटर पर सेकंड में ही यूज किया जाता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए आंसर होगा। और वहीं एमपीएच की बात करें, मील पर आवर की बात करें, तो ये जो है वो ब्रिटिश यूनिट होता है। इसका उपयोग अमेरिका और ब्रिटेन में किया जाता है। और फुट पाउंड सेकंड वाली प्रणाली में जो है वो एफटीएस का यूज किया जाता है, फीट पर सेकंड का यूज किया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। और बाकी वैसा तो कुछ और है नहीं। नेक्स्ट सवाल और इस सेट का लास्ट सवाल की बात करते हैं। एसआई यूनिट वेट का पूछ रहा है। वेट का ऐसा यूनिट जो है तो है वो न्यूटन होता है। ऑप्शन नंबर सी के साथ आप जाओगे, न्यूटन जो है वो होता है। और जो मास का सीजीएस यूनिट जो है वो क्या होता है, ग्राम होता है। मास का एसआई यूनिट जो है वो क्या होता है, किलोग्राम होता है। और जो है वो डायन होता है वो क्या है, तो बल का सीजीएस यूनिट होता है। ये आपको ध्यान रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी पृथ्वी के केंद्र और अंतरिक्ष में भारहीनता की स्थिति जो होती है, इसका मतलब क्या होता है कि वस्तु का भार वहां पे जीरो हो जाता है।
तो ये पूरा जो है वो 60 क्वेश्चन हमने देख लिया, तो ये सेट 2 है वो कंप्लीट हुआ। तो आई होप चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। तो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द ही मिलता हूँ। बाकी वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जो होता है वो कर दीजिएगा। थैंक यू।